फुनकी यहाँ बढ़ रही है। आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो पिछले कई दिनों से मैंने एयर कंडीशनर नहीं चलाया, बावजूद इस बात के कि जी लाइट्स हैं और सब कुछ है, तो यहाँ ठंडक जो है वो हो गई है। और जिस तरह का क्राउड उनके पास है, वो इस ठंड में बैठने वाला नहीं है। तो अब उनके पास कोई और चारा भी नहीं है, इनको कोई बड़ी रियायत भी नहीं मिलने वाली, तो लॉन्ग मार्च न सही, शॉर्ट मार्च वो ज़रूर करेंगे। और वो उस तरह का अलामती काम करेंगे कि जैसा कश्मीर का जो मामला हुआ था 370 और 35A का, तो आपने एक टांग पर जुमे के दिन खड़ा होना है आधे घंटे के लिए। इससे ज्यादा इनसे मुझे कोई तवक्को नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई अब करने वाले हैं। और मेरा ख्याल है कि वो अब दिनों का मामला है, बहुत हफ्ते नहीं है, दिनों का मामला है। जब आपको नवंबर की जो तैनाती है उसका ऐलान हो जाएगा, उसके बाद इनके चिरागों में, दियों में रोशनी नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने न्यूट्रल्स पर बहुत कहा कि मैं बातचीत के लिए, तो उन्होंने उनको गवर्नमेंट के साथ बिठाया और बीच में खुद भी बैठ गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि इंतखाबात तो हो नहीं सकते 11 माह से पहले। तो जब इंतखाबात पर बातचीत करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं और इमरान खान इंतखाबात के अलावा बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, तो दोनों के दरमियान क्या बातचीत होनी है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत और इमरान खान का क्या, अगर इमरान खान को पार्लियामान में वापसी के लिए भी कोई फेस सेविंग चाहिए, तो उन्हें इंतखाबात की तारीख चाहिए। अप्रैल, सही। मई, जून, कोई भी एक तारीख उन्हें मिल जाए जो रूटीन से पहले हो, 2-3 माह। मतलब अगर रूटीन में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नवंबर में इंतखाबात होंगे, उन्हें अगस्त की तारीख मिल जाए, जुलाई की मिल जाए, जून की मिल जाए, और वो कबल अज वक्त इंतखाबात की सुर्खी लग सके और मैं और आप कहें कि वक्त से 3 माह पहले इंतखाबात होंगे, तो वो उस पर डील हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत एक दिन भी पहले कराने को इस वक्त ज़हनी तौर पर। नवाज शरीफ साहब का मामला तो बिल्कुल वाज़े से नजर आता है कि वो फैसला देते हुए और जो तरीका इख्तियार किया गया उस फैसले का, उसमें ये पहले से ही तय था कि नवाज शरीफ साहब को सजा देनी है और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निगरानी का भी एक बेंच बना दिया और बड़ी तेज़ी से ये सारे मामला डिस्कस कर लिए, और जो बुनियाद उनको डिस्क्वालीफाई करने की गई, वो भी इतनी कमज़ोर बल्कि इस कदर मज़ाक़ा खेज़ है कि कोई भी शख्स उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन मुखालफिन भी अपनी प्राइवेट महफिलों में कहते हैं कि ये किस किस्म का आर्ग्यूमेंट है कि आपने एक तनख्वाह लेनी थी, वो आपने ली नहीं, वो रिसीवेबल था और इस वजह से आपने चूंकि उसको जिक्र नहीं किया अपने डिक्लेरेशन में, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है और आपको अब आइंदा पार्टी की सरबराही करने का इख्तियार भी नहीं दिया जाता और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जबकि मुल्क के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की सूरत में अगर आपको कोई सज़ा हो तो उसके लिए आपकी डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ 5 साल है, लेकिन इस मामले में आपने डिक्लेयर नहीं किया तो उसके लिए आपको फॉर लाइफ। तो ये बड़ी मजाका खेज सूरत हाल है। लेकिन चंद केसेस में अब इससे एक लाजमी नहीं है कि आप जनरलाइज तरीके से एक नतीजा अखज़ कर लें कि तमाम ऐसे फैसले खिलाफ कानून होते हैं और वो तमाम ऐसे फैसले कुछ दूसरे अवामिल की वजह से किए जाते हैं। कुछ फैसले हो सकता है जेन्युइनली लीगल ग्राउंड्स पे हों, लिहाजा हर केस को अपने मेरिट के ऊपर देखा जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का मामला बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, और हाल ही में चीफ जस्टिस साहब ने जब एक नया केस उनके सामने आया फैसल वावडा का, तो उन्होंने उसके ऊपर भी एक सवाल उठाया, तो उससे साबित होता है कि उनको भी ये नज़र आया कि वो जो फैसला था वो ड्रैकोनियन था, क्योंकि उसमें फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो ये हाईएस्ट कोर्ट के हाईएस्ट जस्टिस की तरफ से भी ये रिकग्निशन हो रही है, तो इसका मतलब है कुछ ज्यादतियां माजी में हुई है। लेकिन इमरान खान साहब का मामला ये तो अभी कोर्ट्स में गया ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के सामने आया है, तो इसको एक जनरलाइज कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखना तो दुरुस्त नहीं होगा। सही तरीका ये होगा कि हम हर केस को उसके मेरिट की बुनियाद पे देखें और उसकी बुनियाद पे राय कायम करें।